अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ गए जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में सुबुही खान जुड़ेंगी, संयोजक हैं राष्ट्रीय जागरण मंच अभियान की। हमारे साथ रमनीश वत्स जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन राव अंबेडकर हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। सैयद जवाद जी हमारे साथ स्टूडियो में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मुमताज आलम रिजवी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुबुही खान हमारे साथ जुड़ गई हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगी। मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले सैयद जवाद भाई आप ही से शुरुआत करता हूं। देश में मुस्लिम अपाहिज कब से हो गया सर? मतलब आपको नहीं पसंद आ रही है अल-फलाह के खिलाफ कार्रवाई, तो आप देश में मुस्लिमों को यह कहकर डराएंगे कि मुस्लिम अपाहिज हो गया? अनुराग भाई सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है मुझ पे बगावत का, मैं अगर चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है साहब। देखिए क्या है, आज तो मैं खाली मुसलमानों की ही बात करने के लिए नहीं हूं, लेकिन इस देश के अंदर मुसलमानों देखिए क्या है, आज तो मैं खाली मुसलमानों की ही बात करने के लिए नहीं हूं, लेकिन इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से और आंकड़ों के तौर पे और तथ्यात्मक तौर पे कह रहा हूँ। भेदभाव कैसा? मतलब आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये भेदभाव हो रहा है? आतंक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस चीज में नहीं है। जो भी हमारे मुल्क की तरफ गंदी निगाह डाले उसकी आंखें नोच लेना चाहिए। मैं तो इस तक का पक्षधर हूँ। मेरे मुल्क के खिलाफ कोई भी बगावती सुर उठे, मेरे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करे, मेरे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करे, मेरे मुल्क में आ करके आतंकवादी हमले करे। आपको पता है जब पहलगाम हुआ तो मैंने खुद प्रोटेस्ट करा और मैंने खुद सरकार से आह्वान करा था तो आज कि ऐसे लोग भी प्रोटेस्ट कीजिए। देखिए दो चीजें हैं, मदनी साहब का दर्द और तकलीफ को समझिए। इस देश के अंदर आजम खान साहब अगर कोई बात कहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कैसी कार्रवाई हो रही है? भैंस चोरी, बकरी चोरी, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप की बात करें, दीवार से लगा दिया गया और एक यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम करी, उस यूनिवर्सिटी को भी खराब करा। दूसरी आ जाइए, आप देखिए जेएनयू को किस नाम से बदनाम करा जा रहा है, जामिया यूनिवर्सिटी को किस नाम से बदनाम करा जा रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इसी नाम से बदनाम किया जा रहा है। और किस नाम से बदनाम किया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर कौन से गैंग की मानसिकता के लोग रहते हैं, ये बताया गया। जवाहरलाल ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो कर रहे थे ना, चिल्ला रहे थे ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कौन चिल्ला रहा था जेएनयू? देखिए वो तो अभी तक कोर्ट के अंदर सिद्ध नहीं हुआ। क्या कोर्ट बरी भी तो नहीं हुए? बरी भी तो नहीं हुए और वीडियो तो सामने आए ना। सुनिए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तो आप उन वीडियो को खारिज करते हैं। आप अल-फलाह के खिलाफ जो हमारी जांच टीम कार्रवाई कर रही है उन कार्रवाइयों को खारिज करते हैं। आपको यूनिवर्सिटी बनने से तकलीफ है? यूनिवर्सिटी से तकलीफ? मुझे यूनिवर्सिटी में आतंक पनपने देने से तकलीफ है। ये आपका तकलीफ जायज है। और मैं चाहता हूं अगर किसी के भी आतंकी लिंक मिलते हैं, आतंक से ताल्लुक मिलता हूं, उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो जवाद अहमद के खिलाफ नहीं इस देश के अंदर आगे नहीं बढ़ते। सैयद जवाद भाई एक मिनट, जवाद अहमद के खिलाफ वही तो कार्रवाई हो रही है, वही तो लिंक्स मिल रहे हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लोग बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजरशिप का कार्रवाई अरशद मदनी को क्या दिक्कत है भाई? वो कहते हैं ना खुलकर आकर, अरशद जांच पूरी कीजिए, जो आतंकी निकले सबको सूली पर चढ़ा दीजिए। नहीं, जो आतंकी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है और आज लपेट रहे हैं, लेकिन सारे मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ देना, सारे आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ देना, यह भी गलत है। नहीं सैयद जवाद, सुबह जी में आ रहा हूं। नहीं एक मिनट, आतंकवाद से कैसे जोड़ दिया सारे मुस्लिमों को? अल-फलाह का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम आगे बढ़ता भी है तो उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई होती है जो आजम खान के खिलाफ या अल-फलाह के डायरेक्टर के खिलाफ हो रही है। नहीं। तो अल-फलाह का नाम क्या अल-फलाह का नाम इस वक्त आतंकी लिंक से नहीं जुड़ रहा है? नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ करके निकले हैं। क्या सारे बच्चे जो पढ़ करके साल 2007 में अहमदाबाद ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का था। उमर, मुजम्मिल, अदील, ये सब यहां से बिलोंग करते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर, सुनिए, आपको लिंक्स कितने चाहिए भाई? सुनिए, देखिए कोई भी मानसिकता के लोग कहीं पर भी हो सकते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। यही तो जांच की जा रही है कि भाई एक यूनिवर्सिटी की छत के नीचे इतने आतंकी कैसे पनप रहे थे? सवाल तो यही है ना, जांच होने दीजिए ना साहब। नहीं बिल्कुल, जांच में कोई, आप ये कह रहे हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को क्यों एक अलग आइडेंटिटी है, यूनिवर्सिटी एक अलग आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल एक अलग आइडेंटिटी है। आप इंडिविजुअल के खिलाफ अगर बात होगी, अगर इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, चीजें वो होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी को
खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये पहली नजीर नहीं है हमारे सामने। इससे पहले चाहे जामिया हो गई, चाहे एएमयू हो गई, चाहे जेएनयू हो गई, चाहे और यूनिवर्सिटी, इनके खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आई वांट टू आस्क यू, मुझे एक बात बताइए, तो भाई एक छत के नीचे जब उमर, आदिल, मुजम्मिल ये सब थे, मैं आ रहा हूं सुबह जी इसके बाद, जस्ट इसके बाद आप ही के पास, ये एक छत के नीचे थे। इस यूनिवर्सिटी के बगल में अमोनियम नाइट्राइट बड़े पैमाने पर स्टोर किया गया था। इस यूनिवर्सिटी का मालिक, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लग रहे हैं, इसके मनी ट्रेल को लेकर कई सारे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, तो भाई मालिक के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना? नहीं, बिल्कुल होगी। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इतनी बड़ी घटनाएं होती चली आ रही हैं, तो चाहे पहलगाम हो गया, का इंटेलिजेंस पुलवामा हो गया, कार्रवाई कीजिए तो अरे यही सरकार का इंटेलिजेंस कह रहा है ना सर। अरे सरकार से कोई सवाल नहीं, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है? हमारी मैं कह रहा हूं आप कहिए इंटेलिजेंस का फेलियर। सुनिए, मैं कह रहा हूं लेकिन कार्रवाई तो होने दीजिए साहब, होना चाहिए। तो मद्दी साहब लेकिन सरकार से क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस देश के अंदर इतनी घटनाएं हुई, वो तो कहते थे हमने धारा 370 हटा दी, आतंकवाद की कमर हो गई। फिर नोटबंदी करके इन्होंने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट गई। यानी ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस, मैं सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस को मानता हूं, आप पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही है जवाब भाई, सुनिए ना, ऐसा है कि जो आप बार बार कहते हैं ना कि मुस्लिमों का नाम खराब कर दिया, कौम बर्बाद कर दिया, कौम का नाम बर्बाद कर दिया, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तरह के लोग सामने आकर बचाने की कोशिश करते हैं। सुबोई खान जी, ओके सुबोई जी, अनुराग जी, और मैं प्लीज इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, उसको ठीक करवाइए। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो मुसलमान कौम के सो कॉल्ड रहनुमा हैं, उनकी मेमोरी इतना ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो ये भूल गए हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन मिनिस्टर हूं या प्रेसिडेंट हूं या मंत्री, सांसद, विधायक हूं, हमारी क्रिकेट के नेशनल कैप्टन हो, टीम के नेशनल कैप्टन हूं, या फिर हमारा बॉलीवुड हो, या फिर हमारे समाज नीति के बड़े बड़े नेता हों, भारत ने मुस्लिम लीडर्स को सिर्फ अपनाया नहीं बल्कि सर आंखों पे बैठाया है, उत्सव की तरह मनाया है। ऐसे 1 2 3 4 10 100 नहीं, हजारों ऐसे नाम हैं जिनकी लिस्ट है, जिन्होंने ना ही सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, ये लोग ये नैरेटिव सिर्फ इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते नहीं है कि मुस्लिम समाज में किसी तरह का रिफॉर्म हो। ये चाहते हैं कि मुसलमान समाज इनको अपना नेता बनाता रहे और इनके पीछे आंख बंद करके भेड़ बकरियों की तरह चलता रहे। मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि कानून कहता है आप किसी भी चल अचल संपत्ति के मालिक हों, अगर आपकी चल अचल संपत्ति में कोई गैर कानूनी काम होता है या कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार आप माने जाएंगे। हमारे देश में रूलिंग पार्टी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिर्फ इसलिए जेल जाना पड़ा था, पुलिस का थर्ड डिग्री टॉर्चर झेलना पड़ा था क्योंकि एक बॉम्ब ब्लास्ट में जो मोटरसाइकिल थी वो रजिस्टर्ड उनके नाम पे थी। सिर्फ इस कारण उनको इतना टॉर्चर झेलना पड़ा था। तो अगर एक हिंदू सांसद को, एक हिंदू पॉलिटिकल व्यक्ति को सजा मिल सकती है इस बात की, नहीं, तो लेकिन ये तो प्रोपेगेंडा, मैं आ रहा हूं, सही जवाब दे सुबोई खान जी, ये तो प्रोपेगेंडा एक्सपोज होने वाली बात है ना। जिस देश में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हों, सर्वोच्च पद पर रहे हों, उस देश का एक मुस्लिम व्यक्ति उठकर कह रहा है कि वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये तो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाता है ना साहब। आप देखिए आज कितनी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि मुस्लिम वाइस चांसलर हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट और हर फील्ड में डॉक्टर्स इनफैक्ट दे आर द मुस्लिम्स। किसको परेशानी है, किसको दिक्कत है? लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है और शायद आतंकियों को बचाने की कोशिश है। सुबोई खान, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए बस अनुराग जी, प्लीज। एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर इतनी बड़ी जो है एक प्लानिंग हुई है, पूरी आतंक की, उस फिदाइन अटैक की प्लानिंग वहां के कमरे में एक बिल्डिंग में की गई है और 1 2 3 नहीं, दर्जनों डॉक्टर्स वहां के संलिप्त पाए गए हैं और इतिहास भी यूनिवर्सिटी का यहाँ के एल्यूमिनाई 2007 से आतंकी प्लानिंग कर रहे थे, पाया गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन। सही है जवाब जी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं। मैं कुछ लोगों के साथ डिबेट करना पसंद नहीं करता हूं और मुझे बताया भी नहीं गया, मैं सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहता। दूसरी सबसे मैं आपके सवालों
का जवाब दूंगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, दूसरों के नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन यूनिवर्सिटीज की बात करी जा रही है और जिस जगह पर बात करी जा रही है उस बाजू का, इनको रोकिए प्लीज, मैं इनके साथ नहीं डिबेट करने में कंफर्टेबल हूं, मैं बता चुका था, उसके बावजूद क्यों करा मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, मैं सिर्फ दो बातें रखना चाह रहा हूं। नंबर एक बात, क्या इस आधार पर कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इन तरीके की चीजें हो रही हैं तो यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिए? ये वर्सेस हटा दीजिए, मैं इनके साथ नहीं डिबेट कर रहा। अपनी बात कह लीजिए। वैसे भी मैं दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि इस देश के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, क्या उनको निशाने पे नहीं लिया गया? तो सरकार से सवाल क्यों नहीं बन रहे हैं? सरकार से अब जी सर प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुबीर खान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एडवोकेट जी, आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो सैयद जवाद भाई कह रहे हैं कि भाई हाँ सही बात है कि अगर लिंक मिल रहे हैं तो उन लिंक्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पूरी यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार के जानिब खड़ी की गई हो तब क्या है? और वहां पर इस तरह की गतिविधियां बहुत सालों से चलती आ रही हैं तब क्या है? बुलडोजर एक्शन से दिक्कत क्या है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जो हमारे देश में आतंकियों को पाले? और एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए सैयद जवाद भाई जी, कि आप या तो आतंक के खिलाफ हैं तो हर कार्रवाई का साथ दीजिए, और नहीं तो फिर आतंकियों के समर्थन में तो खुलकर बोल दीजिए, देश की जनता देख ले। मैं एडवोकेट कामरान मलिक जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अवनीजेश सर, उसके बाद आ रहा हूं मैं। कामरान मलिक जी, अगर लिंक मिल रहे हैं, जैसा सुबीर खान भी कह रही हैं, भाई लिंक मिल रहे हैं, आतंकी मिल रहे हैं, मनी ट्रेल की जांच की जा रही है, क्या दिक्कत है भाई? आप इसी यूनिवर्सिटी का नाम लेकर अब पूरे मुस्लिम समाज को डराइएगा। देखिए, L18 हुआ, उसमें कई मुजरिम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से जो है पास आउट थे और जामिया में पढ़ रहे थे। कुछ क्या कहते हैं एक्यूज जो है JNU से भी रहे हैं, जो कि आतंकवाद में मुलव्विस रहे हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी रहे हैं। क्या हम जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU पे बुलडोजर जो है चलाएंगे? मतलब किसी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर देना ये क्या कहते हैं कानून नहीं कहता। हाँ, आप जो कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आप तो अपने खुद मुंह से कह रहे हो कि जब्बार साहब जो हैं, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं या व्हाटएवर जो है वाइस चांसलर हैं, वो जो है ईडी के केस में जो कहते हैं अंदर गए हैं। ईडी के केस में जो कहते हैं आतंकवाद के केस में अंदर नहीं गए। तो अभी तो जांच चल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, 2-4 अभी तो जांच चल रही है ना कामरान मलिक जी, जांच चल रही, हो सकता है वो लिंक भी एस्टैब्लिश हो, हम तो उस दिशा में भी कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन कामरान सर, आप जो बात कह रहे हैं उसमें मेरा बहुत सीधा सा सवाल यह है कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि भाई दूसरे भी यूनिवर्सिटीज में और अल-फलाह पर ही कार्रवाई क्यों? अल-फलाह में लॉट है सर पूरा, और आप ये समझिए जो JNU का है, जो इधर उधर का है, जब वो अल-फलाह आ रहा है तभी रेडिकुलाइज क्यों हो रहा है और आतंकी क्यों बन रहा है? आप असल वजह तक नहीं पहुंचना चाह रहे हैं सर शायद। अरे सर, इस देश का कानून जिंदा है, इस देश का बिल्कुल कानून जिंदा है, उसी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कानून के हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, तो ये अरशद मदनी कौन सी कानूनी बात कह रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि आपको, कामरान मलिक को, सैयद जवाद को या मेरे साथ जितने भी मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हुए अपाहिज कर दिया? ये फिर ये कौन सी कानूनी बात कर रहे हैं? नहीं, 2014 से तो जो है अपाहिज हैं, 2014 से अपाहिज हैं। अदरवाइज उससे पहले हम बहुत तरक्की की है। हमने प्रेसिडेंट भी देखे हैं इस यूनिवर्सिटी, इस इंडिया के अंदर। हमने क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर भी देखे हैं, हमने क्या कहते हैं माइनॉरिटी मिनिस्टर भी देखे हैं। मगर 2014 के बाद भी माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे हैं सर, 2014 के बाद भी वाइस चांसलर रहे हैं मुस्लिम, 2014 के बाद भी जुडिशरी में मुस्लिम रहे हैं, 2014 के बाद गौर से सुनिए सर डॉक्टर्स भी बने हैं, और 2014 के बाद ये डॉक्टर्स आतंकी भी बने। पूरी बात कीजिए ना सर। भी बहुत अच्छा गया है वाइस चांसलर भी उन लोगों को बनाया जाता है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का जो RSS से ताल्लुक रखते हैं। वही बात है ना, जो आपके खेमे का नहीं बन रहा है, सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं कर रही है। जो आपके खेमे का बन जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अवनीजेश अवस्थी जी, अम्बेडकर का फोटो हटा देते हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, अब ये हम पूरी चर्चा में भी इस चीज को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ, क्योंकि आतंक को तो देश में किसी भी तरीके से खुले शब्दों में डिफेंड नहीं किया जा सके, लेकिन फिर डिफेंड करना है तो कैसे करें? तो फिर भाई बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाएंगे, फिर कानून का सहारा लेंगे। भाई उसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि अल-फलाह के डायरेक्टर के खिलाफ, वाइस चांसलर के खिलाफ या जो भी संबंधित है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो मनी ट्रेल के मामले हो, चाहे वो आतंकी लिंक के मामले में हो। अवनीजेश अवस्थी जी। अनुराग जी, पहले तो मैं जवाद साहब को जवाब दे दूं।
ये जो जय संविधान की बात करते हैं, उससे कहते हैं जय संविधान जय संविधान, अपने साथ में बैठे हुए एक व्यक्ति से कहते हैं मुझे इनसे एलर्जी, में इनके साथ बात नहीं कर सकता। ये तो जय संविधान, लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं। 10 सेकंड में इनकी सच्चाई सामने आ गई। दूसरी बात, जावेद साहब का तो बलिहारी जा रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं 3000 जब तक ये विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था तब ये सरकार ने काम नहीं किया। अब कैसे कर सकती है? जब इकट्ठा कर लिया तब कैसे कर सकती है वो? अब क्यों कर रही है वो? अब नहीं कर सकती वो। जब इकट्ठा कर रही थी तब तो कर सकती थी सरकार, अब फेलियर होगी तो अब कैसे कर लेगी? अब पुलिस कैसे पकड़ लेगी? अब नहीं पकड़ सकती। जब इकट्ठा कर रही थी तब तो कर सकती थी। चोर चोरी कर रहा था उस समय पुलिस पहुंच जाए तो पकड़ सकती है, लेकिन चोरी होने के बाद नहीं पकड़ सकती है। तो गलत बात है। उस समय पकड़ना चाहिए था जब चोरी कर रहा था वो। ये है इनका तर्क, और अब ये इनकी कानून की समझ पर है कि ये कोई आतंकी थोड़ी आके बोल रहा है कि मैं ही आतंकी हूं, मुझे आके पकड़ लो। भाई जांच होगी तब ना पता चलेगा कि कौन आतंकी है। ये जांच होने देने में दिक्कत क्या है? और जांच को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? अनुराग जी मुझे बात तो कर लेने दीजिए ना। बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जवाब साहब का पहले जवाब दे दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 2014 के बाद मुसलमान कहां पहुंचे। 2014 से पहले जो है ना, कुछ एमपी बन जाते थे, कुछ अफसरों सरकारी पदों पर पहुंच जाते थे। 2014 के पश्चात इस देश का आम मुसलमान यूपीएससी की परीक्षा पास करके, यूपीएससी की वो आम मुसलमान जो पंचर लगाने वाले का बेटा है वो यूपीएससी का अफसर बन रहा है। ये इन तमाम लोगों को जो आपके टीवी चैनल पे बैठते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। उनको दिक्कत होती है कि सिर्फ हम ही थे अब तक तो मुसलमानों के, हम मुट्ठी भर मुसलमान थे जो इस देश की सत्ता पर राज करते थे, मलाई खाते थे। अब देश का आम मुसलमान जो है, जो रिक्शा चलाता है, जो बढ़ईगिरी करता है, उसका बेटा यूपीएससी का अफसर बनेगा। अरे कमाल कर दिया। ये तो 2014 के पश्चात ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी मुसलमानों की अपाहिज हो गया, क्योंकि वो लोग जो लाखों करोड़ों की संपत्ति बना के बैठे हैं, उनकी उस पर कमाई पर चोट पड़ रही है, लात उन पर पड़ी है, इसलिए इनको दिक्कत है। और बात बड़ी साफ सी है कि जो कहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी पे कोई बुलडोजर नहीं चलने वाला, जो अगर अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा, नक्शे होंगे, सब कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर कि एक व्यक्ति पकड़ा गया हो। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर विस्फोटक पदार्थ और राइफलें मिलती हों, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, लेकिन अभिजीत सर ये कह रहे हैं जिसके पास मिल रहा है सिर्फ उसको पकड़िए, बाकियों को मत परेशान कीजिए। सरकार का फेलियर, बाकियों को कौन परेशान कर रहा है? इसके बाद पूछ लीजिएगा, बाकियों को कौन परेशान कर रहा है? नहीं, वो कह रहे हैं आप पूरी यूनिवर्सिटी थोड़ी ढा दीजिएगा। 22 करोड़ मुसलमान बहुत आसानी से बैठे हैं, उनके घर कोई नहीं जा रहा। ठीक है, यही लोग हैं। ठीक है, सुबुई जी कुछ कह रही हैं। सुबुई जी, अनुराग जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, प्लीज सर, प्लीज टेक 10 सेकंड्स प्लीज। अनुराग जी 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड सर। अभी इसी पैनल में बैठे हुए कुछ लोग दूसरे चैनलों पे कुछ दिन पहले हिंदुओं के नाम बता रहे थे। देखो जी, ये हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया, हिंदू गद्दार पकड़ा गया, हिंदू पकड़ा गया ना, हिंदू पकड़ा गया ना, जिसने गद्दारी की, चाहे ध्रुव सेना हो, चाहे ध्रुव सेना हो, चाहे कोई हो, इसलिए जो गद्दारी करेगा वो पकड़ा जाएगा। हिंदू मुसलमान नहीं पकड़ा जाता इसमें। वैसे नहीं थे जैसे आप। वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। आतंकी होता है, उसका कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। सुबुई खान कुछ कह रही है, जल्दी से मैम। जी हाँ, अनुराग जी, मैं आ रहा हूँ, कामरान सर आ रहा हूँ, उसके बाद अंबेडकर साहब, इसके बाद अभी आपके चैनल पर जल्दी जी, अभी आपके चैनल पर आजम खान का उदाहरण देके बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश के आजम खान को दीवार से लगा दिया गया है। देखिए, राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हम पूरे भारत में प्रवास करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा केंद्र है जी। हमने आजम खान के गढ़ में काम किया हुआ है अनुराग जी, और आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि क्यों दीवार से लगे हैं। जिस यूनिवर्सिटी की बात अभी करी ना जवाद भाई ने, उस यूनिवर्सिटी के लिए जब जमीन चाहिए थी तो आजम खान, जो सो कॉल्ड मुसलमानों के नेता की तरह दिखाए जा रहे हैं, उन्होंने गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेसहारा मुसलमानों से जबरदस्ती जमीनें लिखवाई थी। किसी बेवा को बैठा के उसके बेटे के माथे पे बंदूक लगा के, जो एक पर्टिकुलर गैंग है ना, इसकी हिपोक्रेसी तो तब भी सामने आ जाती है जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होती है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता तो लोग उसके भी मरने को लेकर बोलते हैं कि अरे भाई ऐसे कैसे मर गया, कानून के खिलाफ हो गया। नहीं तो ये तो हिपोक्रेसी तो तभी सामने आ जाती है। सुबुई जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सही है जवाब, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 10 सेकंड। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में जल्द। ये बात जग जाहिर है और बड़ी बड़ी यूएस की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इंटरनेशनल रिलीजन ऑफ फ्रीडम की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बाकायदा कहा गया, उसमें खुले तौर पे वादे तौर पे कहा गया कि भेदभाव हो रहा है। कभी भारत के अंदर लिंचिंग के नाम पर हो रहा है, सर मैं कभी भारत के अंदर बीफ खाने के नाम पर, वो पूरी रिसर्च
इंटरनेशनल प्यू रिपोर्ट बताता हूं जिसमें यह बताया गया कि भारत में कैसे मुस्लिमों की आबादी बढ़ी और यहां दूसरे देशों के मुकाबले मुस्लिम ज्यादा खुश हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप ढूंढिए ना, जाके प्यू रिपोर्ट ढूंढिए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्यू रिपोर्ट जाके ढूंढिए, उसके बाद बात कीजिए। ओके, मैं अंबेडकर साहब आ रहा हूं आपके पास। अंबेडकर साहब, लेकिन आज देश में अल फलाह के वाइस चांसलर की बात होगी, आज देश में आजम खान की बात होगी, बताया जाएगा कि मुस्लिम कैसे अपाहिज कर दिए गए, लेकिन बैरिस्टर साहब की बात नहीं होगी। भाई बैरिस्टर साहब भी तो मुस्लिम है ना, और बैरिस्टर साहब ने इसी देश से जो कमाया वो कमाया है, तो उनकी बात, उन्हें एज अ मुस्लिम नहीं प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट किया जाएगा उन्हें जिनके दामन दागदार हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो क्या करें, मतलब आतंकी लिंक मिल जाए तो सिर्फ मुस्लिम इसलिए छोड़ दिया जाए? अंबेडकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग साहब। लंबे समय से डिबेट सुन रहा हूं, इस बात को मैं एक एक बिंदुवार में बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अरशद मदनी साहब जो है एक तरह से बड़बोले, जिस तरह से ममदानी को लेकर के ये बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ममदानी जो है भारतीय मुसलमानों को सब्सिडी देने वाले हैं क्या, या कोई रियायत देने वाले हैं? इनको अपने बयान को लेकर के जो है बहुत सोचना चाहिए। अगर ममदानी मुसलमान है तो उसकी माता तो सब लोग जान रहे हैं ना, वो नॉन मुस्लिम है। तो इस तरह का बयान वही लोग देते हैं जो ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर बयान देते थे। ये दोनों एक ही जैसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता पर काम करते हैं। चाहे अरशद मदनी साहब हो, चाहे ऋषि सुनक को लेकर के यहाँ पर भक्ति मंडल है, वो भी काम करता है। तो मैं अरशद साहब पर ही बात रखूंगा कि अरशद साहब जिस तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्सन है, ये जिस जमात को लेकर के चल रहे हैं, उस जमात की जिम्मेदारी थी कि इस देश के मुसलमानों को गुर्बती से निकालें, इस देश के मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाएं। लेकिन 1919 से लेकर के 2025 बीत गया है, मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जीने के बीच में आपका मैं सब सवाल पूछा, ये आपका अपना स्टैंड है या एमआईएम का यही स्टैंड है अरशद मदनी के बारे में, जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में? सही जवाब है। वो मुस्लिम नहीं है इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं? नो, आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, ये आपका स्टैंड है पार्टी के, तो इनकी पार्टी का संविधान जवाब देंगे प्लीज। आप जय संविधान बोलिए ना, अनुराग साहब पूछ रहे हैं। अनुराग साहब सवाल का जवाब सुन लीजिए। ठीक है, ओके अंबेडकर जी, अब लीजिए सर, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ फिर से। अंबेडकर जी प्लीज। नहीं, अनुराग साहब सवाल का जवाब सुनिए। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं जो इस देश के गरीब शोषित वंचितों को, जो सेकुलर पार्टी रहे हैं, उनके लिए दरी बिछवाने का काम करते थे। प्लीज, मैं काउंटर कर रहा हूं। सुन लीजिए। नहीं, अंबेडकर साहब मुझे एक चीज बताइए, आप ये नहीं अरशद मदनी जी के लिए ये कह रहे हैं, और अगर आप उनके लिए ये बात कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि क्या पहले की सरकारों में इनको फायदा होता रहा और अब वो फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो 2014 के बाद वाला रोना रो रहे हैं? नहीं, मैं इस विषय को फायदा हो रहा या नहीं हो रहा मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपके लिफाफा वाला जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर, वो लिफाफा एक ही शब्द के लिए, एक ही टर्मिनोलॉजी के लिए यूज होता है। आप बात तो सुन लीजिए ना, आपका तथ्य, आप जो पूछ रहे हैं तथ्य सामने आएगा। ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि मुस्लिमों को अपलिफ्टमेंट करें। 2004 की जो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2000, बात सुनिए, बीच में काटिए, मैंने पूरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए। मैं काउंटर क्वेश्चन कह रहा हूं कि जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में आप ये लफ्ज यूज कर रहे हैं, क्योंकि चाहे अरशद मदनी हो गए, चाहे महमूद मदनी साहब हो गए, हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे पुराना जिसने जंगे आजादी इस तरह से अगर आप बात उस संगठन के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ये आपका स्टैंड है या आपकी पार्टी का भी यही स्टैंड है? अनुराग जी, आप पहले बात सुन लीजिए। नहीं अनुराग जी, पहले पूरी बात सुनिए। अनुराग जी, बीच में मैं बोलूंगा, ये कैसा लोकतंत्र है कि जवाब साहब कहेंगे कि सुबोही खान से मैं बात नहीं कर सकता, उससे सवाल नहीं पूछूंगा और इनसे सवाल पूछूंगा? ये कैसा लोकतंत्र है डिबेट में? ठीक है, अधिकार है भाई, वो कह रहे हैं उनकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आप ना सवाल पूछने वाले, ठीक है, मुझे लग रहा है प्रकाश जी जिसके कारण ये संविधान की नहीं, अंबेडकर सर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें प्लीज सर, जल्दी आने दीजिए। 10 सेकंड का समय दीजिए प्लीज। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों को गुर्बती से निकाले, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने कोई भी अपलिफ्टमेंट का काम नहीं किया। क्यों नहीं? इन्होंने कांग्रेस से पूछा, जिन्होंने इनको राज्यसभा भेजा था, इनको पूछना चाहिए था कि इस देश के मुसलमान गुर्बती में
क्यों जी रहे हैं? अभी हमने बिहार के इलेक्शन में देखा 3 मुसलमान पहुंच गए, उन्हीं सेक्युलर पार्टियों के लिए मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम करना चाहते हैं। इकराम हसन हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी है, ये चाहते हैं कि मुसलमान इस देश को दरी बिछाए। मैं कामरान मलिक जी, मैं रमेश जी आ रहा हूं आपके पास, सुबह जी आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, ओके पवन जी आपने यू मेड योर पॉइंट। कामरान जी भाई, जी की एक बात आज जो बात पवन राव अंबेडकर कह रहे हैं वो AIMIM के प्रवक्ता हैं। AIMIM की लाइन पूरी देश जानती है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों खड़ा होना चाहते हैं जो खुद पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? भले नाम जमीयत का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो खुद पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप ऐसे लोगों के पीछे दरी बिछाने के लिए क्यों खड़े होना चाहते हैं? कामरान मलिक, मैं अंबेडकर साहब की बात का जो है कहते मैं खंडन करूंगा। इसलिए खंडन करूंगा कि 2014 से पहले जो हो गया वो हो गया। हाँ ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मगर अब 2014 के बाद की बात करो ना। हमारा 2014 से लेकर अब तक जो है हमें क्या दिया है, कितने बैरिस्टर हैं हमारे पास, कितने जगह एम्प्लॉयमेंट में जगह मुसलमानों को रखा गया है, और जहां पर जो है रिजर्वेशन देने की बात की जाती है तो बीजेपी उसका खंडन करती है। आप जो है बी पार्टी हो क्या? मेरा क्वेश्चन है, आप क्या बी पार्टी हो? ठीक है पवन राव जल्दी से, अब नीचे सर आ रहा हूं। हम इस देश के मुसलमानों की गुरबती की बात कर रहे हैं। अरशद मदनी साहब ने कितने संघर्ष किए हैं, ये हमें आप बता दीजिए। अरे बीजेपी को क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता, तमाम ऐसे केसेस जिसमें मजलूमों को फंसाया गया, जिनमें कमजोरों को फंसाया गया, उनके केस जमीयत लड़ती है। नहीं, लेकिन जरा भी तो लगे हाथ रहे ना। आतंक पर कार्रवाई हो रही है तो जमीयत के मदनी साहब डरा भी तो उतना ही रहे ना। हक बयान कर रहे हैं, हाँ सच बोल रहे हैं, हक बयानबाजी कर रहे हैं। लोगों को बुरा लग सकता है, लगे। ये जवाब भाई, तो फिर इसका मतलब आप आतंक के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ हैं। आतंकी कार्रवाई खूब जोर से होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ लेकर के क्या आतंकी खुद आकर बोलेगा मैं आतंकी हूं, मुझे पकड़िए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तरकीब बातें कर रहे हैं। दो चीजें हम कह रहे हैं कि आतंकवाद के ऊपर खूब कार्रवाई हो, सरकार से सवाल भी करें, ऐसे सवाल उठाकर, लेकिन उसकी आड़ लेकर के, आतंकवाद की आड़ लेकर के धर्म विशेष को और लोगों को ऐसे कानूनी कार्रवाई कैसे संभव है कि भाई आतंकी थोड़ी बोलेगा मैं आतंकी हूं, मुझ पर कार्रवाई करो? सबसे पहली बात है कि अनुराग जी, मौलाना मदनी साहब की बात करें यदि, तो देश का मुसलमान कमजोर नहीं हुआ है। आप कितना भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें, 2014 से लेकर के कमोबेश अभी तक देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नैरेटिव पेश करना है इन तमाम नेताओं का, चाहे विपक्ष में जितने सारे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। लेकिन आपकी दुकान जो है ये बिल्कुल सच है कि अपाहिज हो चुकी है। मदनी साहब, आप बार बार अल फलाह एक यूनिवर्सिटी में कहीं से भी डॉक्टर्स आतंकी हैं यदि, और आतंकी फंडिंग हो रही है, आतंकी संगठन का कहीं से कोई लिंक मिल रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे जामिया मिलिया की बात करें, JNU की बात करें, चाहे AMU की बात करें, कहीं पे भी कोई आतंकी लिंक मिलता है और आतंकी गतिविधि वहां पे पिछले कुछ समय से हो रहा है, तो मुझे लगता है NIA और IB अपना जांच करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं रमनीश जी, समस्या क्या है? मैं कह रहा हूं समस्या ये है कि कार्रवाई तो हो, और ये भी खुलकर कह रहे, चाहे कामरान जी हो, चाहे सैयद जवाद भाई हो, सुबुही खान, सब कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसके सामने एक पॉलिथीन लगा देना चाहते हैं कि नहीं साहब, ये कार्रवाई हो रही है, ये पॉलिटिकल ना यहाँ पे ये मुस्लिमों को टारगेट करने वाली कार्रवाई है। कहीं से भी कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं। अरे टारगेट करने का प्रयास होता तो आज बिहार के मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते और 202 सीट से ज्यादा नहीं लेकर के आती भारतीय जनता पार्टी। और आज से 2014 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आप कमोबेश 20 राज्यों में सरकार नहीं होती और आज केंद्र में सरकार नहीं होते। आप नैरेटिव सेट करते रहिए ना, कितने भी सेट, लेकिन यहाँ पे एक एंगल निकल के आता है, यदि हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर, सिमी के ऊपर, ये कहते हैं लश्कर ए तैयबा के ऊपर, ये तमाम आतंकी संगठन के ऊपर यदि कोई कार्रवाई भारतीय जनता देश की सरकार की हुकूमत करती है तो आप देखिए कि इनके पेट पे मरोड़ा आता है। मौलाना मदनी साहब, फिरहाद हकीम के ऊपर कब आप कार्रवाई की बात करेंगे? मौलाना मदनी साहब, मैं आप पूछता हूं कि
हुमायूं कबीर के ऊपर कब आप कार्रवाई की बात करेंगे, जो कहता है कि 70% हमारे मुर्शिदाबाद बरहमपुर में हमारी आबादी हो गई है, हिंदुओं को जो है भागीरथी गंगा में हम बहा देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की बात नहीं करेंगे मौलाना मदनी साहब। मौलाना मदनी साहब जो है नफरती बोल, ऐसे लोगों को भारत में देश की हुकूमत मुझे लगता है कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है, पवन जी मैं आ रहा हूं, नफरती गंगा बहा रहा है देश के सुबोई जी, अंदर, और आतंकी संगठन मैं कह रहा हूं ये बात तो एकदम क्लियर है। करने का काम यदि कोई एक मिनट रमनीश्वर जी प्लीज ओके। सुबोई खान जी, मैं 10 सेकंड में जवाब चाहता हूं, फिर मैं अपनी सर के पास जा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आप भी मुस्लिम हैं और आप खुलकर कह रही हैं कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे बताइए कि क्या डराने से डरेगा क्या देश का मुस्लिम? देखिए, मुझे बहुत आनंद आ रहा है ये देखकर कि आज देश का मुसलमान इन सब के नकाब उतरते हुए देख रहा है। ये सब लोग, मुसलमान का नेता कौन? नेता मैं, नेता मैं, नेता मैं। तो काम कौन करेगा? तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। ये यही कर रहे हैं। नेता सब बनना चाहते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता। तो, मतलब नेता बनने के लिए आप डराएंगे? पवन जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अनुराग जी, उसके बाद ठीक है, जल्दी से सुबोई जी 10 सेकंड जल्दी। पवन जी कह रहे थे मुसलमान की गुर्बत कौन दूर करेगा? अरे जाके अपने ओवैसी साहब से पूछिए, 3 जनरेशन पहले तक हीरो को चलाते थे, आज बड़े-बड़े महल है, सही जवाब है। 10 सेकंड आपके पास। फल बेच रहा है, आज भी जो है पंक्चर जोड़ रहा है। मैं ही तो पूछ रहा हूं आपसे कि मतलब अगर आपको पॉलिटिकली अपनी राजनीतिक रोटी चमकानी है तो आप डरा कर चमकाइएगा मुस्लिमों को। ना मुसलमान डरता है न डराता है, नंबर 1 बात। ठीक है, मुसलमान न डरता है न डराता है। मुसलमान इस देश के संविधान पर यकीन रखता है, इस देश के अंदर सामाजिक एकता का ध्यान रखता है। ठीक है, इस देश का मुसलमान इस देश पे मर मिटने को तैयार है। लास्ट 10 सेकंड सर, और तमाम नजीरे हैं। अपनी जय सर लास्ट 10 सेकंड। ओके एक मिनट, लास्ट 10 सेकंड अपनी जय जी। आप इनको चुप करिए ना, फिर जब बात साहब लगातार बोले जाते हैं तेरे पापी जिंदा है, इस तरह आप इनको चुप करिए। एक मिनट अपनी जय जी लास्ट 10 सेकंड सर प्लीज। इसी से बात कर रहा हूँ, हाँ इसी से बात कर रहा हूँ अनुराग जी, कि मैं कामरान साहब जो हो चाहे जव्वाद साहब हो, मैं आंकड़ों पर बात करना चाहता हूँ। 2014 से पहले कितने मुसलमानों को, उसके बाद कितने मुसलमानों को मकान मिले, पक्के मकान मिले, कितने लोग यूपीएससी में सिविल सर्विसेज उस टाइम पे आंखें बंद हो जाएंगी और जब आतंक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो पूरा